क्योंकि अब खबर सामने आ रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच में एक बार फिर से बातचीत हो सकती है। सवाल ये कि वार्ता क्या सिर्फ ये दिखावा है या इसके पीछे भीषण जंग की कोई रणनीति भी तैयार हो रही है। दरअसल देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और तनाव को कम करने को लेकर अगले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक बार फिर से बातचीत शुरू हो सकती है। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है कि दोनों देश मध्यस्थ के जरिए एक समझौता ड्राफ्ट पर काम भी कर रहे हैं, जिससे 1 महीने तक चलने वाली औपचारिक वार्ता का रास्ता खुल सकता है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अमेरिका की तरफ से प्रस्तावित 14 बिंदुओं वाले ड्राफ्ट में ईरान के परमाणु कार्यक्रम, हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव कम करने और ईरान के इनरिच्ड यूरेनियम भंडार को किसी दूसरे देश भेजने जैसे मुद्दे इसमें शामिल होंगे। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि उन्हें ईरान की तरफ से जल्द जवाब मिलने की उम्मीद भी है और अगर बातचीत आगे बढ़ी तो सीज फायर को और लंबा किया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह कि इस तरह की वार्ता बैठक पहले भी पाकिस्तान में हो चुकी है, लेकिन ईरान ने ना तो अमेरिका की बात मानी और ना ही अमेरिका अपनी बात पर कायम रहा। अब ऐसे में शांति वार्ता सिर्फ दिखावा ही नजर आ रहा है और ऐसे में सवाल ये कि इसका आखिर हश्र पहले जैसा ही रहने वाला है। और इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे और जानेंगे समझेंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच में जो इस वक्त तनातनी देखने को मिल रही है और इसके बाद जो ये बातचीत को लेकर इस वक्त खबर सामने आ रही है, क्या बातचीत की संभावना बन रही है? अगर बन रही है तो आगे होगा क्या, ये हम आगे समझेंगे। लेकिन जंग ना रुकने के 10 संकेत कैसे मिल रहे हैं वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। अब देखिए, बात कर लेते हैं इस जंग को लेकर जो स्थिति लगातार बनती हुई नजर आ रही है। परमाणु कार्यक्रम पर गहरी असहमति लगातार ईरान और अमेरिका के बीच में है। वहीं ईरान इसे अपनी संप्रभुता मानता है और दूसरी तरफ युद्ध के बाद अविश्वास का भी माहौल जो है दोनों देशों के बीच में देखने को मिला है। वहीं ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। ईरान ने कई बार ये कहा है कि हम भरोसा नहीं करते अमेरिका पर, क्योंकि अलग अलग बयान सामने आते रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी तनातनी देखने को मिल रही है, क्योंकि नियंत्रण एक तरफ ईरान ने किया है। ईरान ये चाहता है कि पूरा नियंत्रण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सिर्फ और सिर्फ ईरान का होना चाहिए। इसके अलावा इजराइल और सऊदी किसी भी कमजोर समझौते के खिलाफ इस वक्त नजर आ रहे हैं। वहीं ट्रंप प्रशासन लंबी बातचीत नहीं चाहता है, वो बस ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द बातचीत होनी चाहिए, ईरान जो है नरमी दिखाए और इसके बाद जो है युद्ध रुक जाए। अब ऐसे में इस्लामाबाद में जब एक बार फिर से बातचीत को लेकर ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान हो सकता है कि आमने सामने हो, तो आगे क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। कर्नल टीपी त्यागी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं रवि अरोड़ा विदेश मामलों के जानकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत, वेरी गुड मॉर्निंग। चर्चा की शुरुआत कर्नल टीपी त्यागी सर मैं आपके साथ करना चाहूंगी। ये एक बार फिर से तनातनी के बीच में जो खबर मिल रही है कि हो सकता है अगले हफ्ते एक बार फिर से अमेरिका ईरान आमने सामने हो, अगर वाकई में बातचीत के टेबल पर दोनों देश आमने सामने आते हैं तो क्या लग रहा है कि वाकई में बातचीत होगी, वार्ता सफल हो पाएगी? देखिए, पुराने जमाने में जो चीजें कही जाती थी वो आज भी सही है। अजमाए को अजमाए और बेवकूफ कहलाए। कहने का मतलब ये है कि ईरान में और अमेरिका में पहले भी ये बातचीत हो चुकी है, आमने सामने हो चुकी है। दूसरे बार की बातचीत आमने सामने नहीं हुई, लेकिन कई बार एक दूसरे के संदेशों को पाकिस्तान के थ्रू भेजा जा चुका है, कमेंट दिए जा चुके हैं और कई सारे ऐसे बिंदु हैं जिसके ऊपर ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि ईरान झुकेगा। जैसे यूरेनियम एनरिच्ड जो उसके पास है उसे वो अमेरिका को देने के लिए तैयार नहीं है। सिमिलरली वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है और सिमिलरली जो उसके प्रॉक्सीज हैं वो उन प्रॉक्सीज के ऊपर या उनको मदद करने के इशू को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसकी वोकेबलरी में हिजबुल्लाह, हुती, हमास, कतैब हिजबुल्लाह और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स, ये सब उसके पॉलिटिक्स और स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। लिहाजा अब दोबारा ये कह रहे हैं, कहा तो ये था कल तक कि या तो ईरान मान ले, अगर नहीं माना तो ईरान के ऊपर अटैक होगा। कहाँ गया वो अटैक?
अब कहते हैं कि अगले हफ्ते ये पाकिस्तान में फिर मिल सकते हैं, मान लीजिए मिल भी लिए, लेकिन क्या कोई रिजल्ट निकलेगा? अब यहाँ पे न्यूटन का पहला लॉ वो ये कहता है कि ए बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी अनलेस यू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स टू इट। यानी कि जो सिचुएशन पुराने समय से बनी हुई है वही अब है। अगर वही अब है तो उससे रिजल्ट कैसे निकलेगा? उसमें कुछ ना कुछ तो नया होना चाहिए। जो नया होना चाहिए मैं उसके बारे में कहना चाहता हूँ, और उसके बारे में मैं हिंदुस्तान को बीच में लाना चाहता हूँ। अगर इनका यही रवैया रहा, यानी कि ईरान और अमेरिका के आज बात कर रहे हैं, कल को अटैक करेंगे, परसों को फिर बात करेंगे, और ये और जैसा बताया गया है कि साहब 4 महीने तक ईरान, ये खुद अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने बताया है कि 4 महीने तक वो अमेरिका के ब्लॉकेड को सहन करने के लिए तैयार है। जी। अब जरा सा कल्पना कीजिए कि क्या भारत 4 महीने तक वेट कर सकता है? भारत इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से सबसे ज्यादा प्रभावित है कई मायने में। और कुछ तो ऐसे प्रभाव है जिनका पता आज से 4 महीने बाद चलेगा, यानी कि जैसे फर्टिलाइजर की कमी, यानी कि जो फसल आज बोई गई है उसमें कमी। तो आने वाले समय में जब फसल कम होगी तब पता लगेगा कि अरे इट वाज बिकॉज ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो इतने नुकसान, तेल का नुकसान, गैस का नुकसान, हीलियम का नुकसान वगैरह वगैरह। ऐसे में अगर हम एक नई डायमेंशन इसे दें और हम ये कहें कि हम निष्पक्ष हैं, ना हम ईरान के साथ ना हम अमेरिका के साथ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले, चूंकि सारी दुनिया उससे कंसर्न है और सबसे ज्यादा हम कंसर्न है। लिहाजा हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अपनी बल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी नेवी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वो जो ब्लॉकेड इस समय अमेरिका ने किया है उसके साथ हम भी जुड़ सकते हैं, अब जुड़े या ना जुड़े। लेकिन अगर हमारा ये कहना है तो ये कहते ही दुनिया के बहुत सारे देश तुरंत सामने आ जाएंगे, क्योंकि सब परेशान है। मिडिल बिल्कुल। ईस्ट के जितने देश हैं, यूएई हो, और सऊदी देखिए सर, अरेबिया हो, हैरानी इस बात की होती है कि अमेरिका ने जो ये 14 पॉइंट का ड्राफ्ट तैयार किया है अभी, इसमें कुछ नया तो है नहीं। तो ऐसे में जी सवाल ये है कि जब ये ड्राफ्ट जो नया बनाया गया, जिसमें अमेरिका ये कह रहा है कि अब हम ईरान के जवाब का इंतजार कर रहे हैं, तो ये सिर्फ क्या दिखावा इसको समझा जाए? क्योंकि ये वही पॉइंट हैं, वही मुद्दे हैं जो नया ड्राफ्ट तैयार हुआ है, जो पहले भी रखे गए हैं और जिस पर ईरान ने ये पहले ही नकारा है, हामी नहीं भरी ईरान ने। तो जी आखिर ये जी जो ड्राफ्ट बना कर बातचीत को लेकर जो बार बार तैयारी हो रही है, आखिर ये बताने की क्या कोशिश हो रही है? नहीं, ये तो जो बताने की कोशिश हो रही है, जिनको बताया जा रहा है उन्हें समझना चाहिए कि बार बार वही 14 पॉइंट का ड्राफ्ट, कोई बिल्कुल। 14 का बोलता है, कोई 8 का बोलता है, कोई 10 का हाँ। बोलता है। वो ड्राफ्ट बार बार वही शराब अलग अलग बोतल के अंदर डाल के बताई जा रही है कि ये हम्म। साहब हमारा प्रपोजल है। उससे कोई रिजल्ट निकलने वाला है नहीं। अगर निकलना होता तो अब तक निकल गया होता। 1 2 3 4 पिछले 2 महीने से यही तो चल रहा है। हम्म। लिहाजा इसीलिए मैंने कहा कि आवश्यकता है कि इस सिचुएशन में एक नई डायमेंशन ऐड की जाए, और वो बड़ी रीजनेबल और लॉजिकल डायमेंशन है। क्योंकि हम उससे प्रभावित हैं, लिहाजा हम ये कहें कि आवश्यकता पड़ने पर हम भी इसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में अपने इंडियन नेवी को भी कमिट कर सकते हैं आवश्यकता पड़ने पर। अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा नहीं है कि हम पर्शियन गल्फ में चले जाएंगे, जाना तो हमें गल्फ ऑफ ओमान से ही पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल। अरेबियन सी से ही। मगर वो शुरू में जो अमेरिका का ब्लॉकेड है, जिसे वो ये कहते हैं कि वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं है, उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अमेरिका का तो कोई रोल है नहीं कैस्पियन सी पे, लेकिन ईरान के पास तो रास्ते हैं। अगर उसका तेल रुक गया है चाइना जाने के लिए तो वो रेल से भी भेज सकता है। हालांकि कॉस्टलियर है लेकिन कम समय में पहुंचता है, चाहे क्वांटिटी कम से ही। ठीक है। ऐसे ही उसके पास कैस्पियन सी है जिसके थ्रू वो रशिया और रशिया से चाइना को भेज सकता है। यानी कि ईरान के पास रास्ते हैं। इसका मतलब ये कि वो स्टेलमेट को, जो चीजें रुकी हुई हैं, इन्हें और कई महीने तक रोक सकता है। हम इंतजार कर सकते हैं क्या? अगर हम इंतजार नहीं कर और सकते और बिल्कुल, हम और सिर्फ यही सर चिंता जताई गई है यूएन की तरफ से भी। मैं इसका जवाब रवि सर आपसे लूंगी। देखिए, ये जो इस वक्त गतिरोध देखने को मिल रहा है और असंभावना तो कम ही लग रही है कि बहुत जल्द ये हालात सुधर पाएंगे,
और ऐसे में तेल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। अब 103 प्रति डॉलर बैरल तेल की जो कीमत है वो पहुंच गई है और साथ ही साथ यूएन के एक्सपर्ट्स की ओर से चेतावनी जारी की गई और ये कहा गया कि अगर से तेल की कीमतें में इजाफा, तेल की कीमतों में इजाफा होता रहा तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में ईंधन को लेकर, खाद्य पदार्थ को लेकर संकट बहुत बड़ा खड़ा हो सकता है। खास करके दक्षिण एशिया में हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे। जी पुनीता जी, लगातार जिस प्रकार से हालात बने हुए हैं इसको लेकर अमेरिका भी अच्छे से जानता है। लगातार जैसे उसने एक बात की कि 14 पॉइंट का जो ड्राफ्ट अमेरिका ने तैयार किया है, उस 14 पॉइंट के अंदर अगर 3 पॉइंट की बात कर ली जाए तो वही सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। खासकर क्या ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को रोकेगा? दूसरा, क्या वो अपने जो यूरेनियम है उसको किसी दूसरे देश में ट्रांसफर करेगा? कभी नहीं करेगा। तीसरा, हुती और हिजबुल्लाह की जब बात होती है तो क्या उनको वो समर्थन देना या उनको जो हेल्प करता है वो करना बंद कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। यह 3 पॉइंट है मेन। और आप कहें क्या हमारे ड्राफ्ट के अंदर कॉमन बात शुरू हो चुकी है और आने वाले टाइम में इस्लामाबाद में मीटिंग सफल भी हो सकती है? मैं समझता हूँ कभी सफल नहीं होने वाली, क्योंकि आप 14 सूत्री ड्राफ्ट तैयार कर लीजिए, चाहे उसको बहुत लंबा कर दीजिए, चाहे 19 सूत्री कर दीजिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जो मेन 3 पॉइंट है जिस पर बात अटकेगी वो सिर्फ यही है। और ऐसे में युद्ध का रोकना, अमेरिका असल में इस युद्ध में कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा है, बैकफुट पर जा नहीं सकता। और ऐसे में एक बहुत बड़ी, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मनी में एलिट फोर्स ईरान ने अपनी तैनात कर दी है, उधर से अमेरिका ने भी अपने जिस प्रकार से पूरी तरह से नाकाबंदी कर दी, तो ऐसे कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन इस बात को सही आगाह कर रहा है कि जिस प्रकार से $100 प्रति बैरल से ऊपर कीमतें जा चुकी हैं, तो आने वाले टाइम में यह पूरे दुनिया के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को इस बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सिर्फ मैं समझता हूँ साउथ एशिया की बात है, सिर्फ मिडिल ईस्ट के नहीं बल्कि यूरोपीय देशों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन सवाल सिर्फ वही आके खड़ा होता है कि अमेरिका अभी इसमें कूदने के बाद आखिर बैकफुट पर कैसे आएगा, और अगर नहीं आता तो वो आगे क्या बढ़ेगा? क्या वो युद्ध आगे बढ़ाएगा? मतलब क्या वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने वाला है? लेकिन क्योंकि नाटो देशों का समर्थन भी उसके पास नहीं है, अमेरिका के पास, तो ऐसे में अमेरिका के सामने भी बहुत बड़ा चैलेंज है। वो बार बार कोशिश कर रहा है कि बात बन जाए, लेकिन हमें ईरान के अंदर भी, क्योंकि IRGC अपने फैसले ले रही है और खासकर वहां की सरकार अपने फैसले ले रही है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं एक मामला, एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ गया है कि अब अमेरिका के लिए क्या परमाणु हथियारों का इस्तेमाल उसे करना पड़ेगा? क्या इस युद्ध को रोकना इतना आसान होगा? और यह युद्ध कितना लंबा खींचेगा? जितना लंबा खींचेगा उतना ही पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा चैलेंज दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में सवाल फिर वही आता है कि अमेरिका के सामने ही डिसीजन लेने का अब समय है कि वो आगे बढ़ता है या पीछे जाता है। अगर वो आगे बढ़ता है तब भी दुनिया की तबाही है, और अगर वो पीछे हटता है तो भी अमेरिका की बहुत किरकिरी होने वाली है। मतलब कहीं ना कहीं यह साफ दिख रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जो टाइम पे टाइम दे रहे हैं, जिस प्रकार से लगातार वो बात को खींच रहे हैं, मतलब वो डेली हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं कि शायद अगला हमला वो ईरान पर करने वाले हैं, लेकिन उसके बाद एक शांति सी आ जाती है और एक नया डिसीजन आता है कि अब हम ऐसा करने वाले हैं। उसके बाद अगर ऐसा ईरान हमारे पॉइंट नहीं मानता तो हम हमला करेंगे। मतलब साफ है कि अमेरिका इस समय में इस युद्ध में पूरी तरह से फंस चुका है, और उसे लग रहा है कि जो उसने सोचा था कि 5 दिन के अंदर पूरा ईरान पर जिस प्रकार से वहां की रिजीम चेंज हो जाएगी, मैं समझता हूँ खामनेई को मारने के बावजूद जो उसने सपने देखे थे अमेरिका ने, जो उसको दिखाए गए थे, चाहे वो मैं समझता हूँ इजराइल द्वारा दिखाए गए या मोसाद द्वारा दिखाए गए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो पूरी तरह से फेलियर घोषित हुए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को जिस प्रकार से बौखलाहट में दिन ब दिन कहीं ना कहीं कुछ हर रोज नए बयान देते हैं, जिस प्रकार से हमला करने की बात करते हैं, अब वो हंसी का पात्र बन रहे हैं पूरी दुनिया के लिए। और ऐसे में इस युद्ध का रुकना सच में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता यही तो बात है रवि जी, यही तो बात है कि ईरान भी अब अमेरिका को सीरियस नहीं ले रहा है। अब आप सोचिए कि अमेरिका के सामने कितनी बड़ी यहाँ पर चुनौती हुई होगी कि एक ऐसा देश जिसे कम आंका जा रहा था, वो आज एक शक्तिशाली देश के सामने खड़ा होकर उसके सामने मोल भाव कर रहा है। और ये जो बराबरी होता है, मोल भाव, तो ये हम तब देखते ना जब दोनों देश एक ही तरीके से होते हैं, यानी कि ताकतवर दोनों देश हो तब मोल भाव होता है। यहाँ पर तो ईरान मोल भाव कर रहा है अमेरिका के सामने, और यही एक बहुत बड़ी टेंशन है डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और ऐसे में कर्नल टीपी त्यागी सर, ये जो स्थिति इस वक्त ईरान ने अमेरिका के लिए बनाई है, ये आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये तो तय है, ये तो समझा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि इस जंग से कैसे निकला जाए, और गले की फांस बन गया है ये युद्ध डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो ऐसे में आगे अब
क्या स्थिति अमेरिका अब यहाँ पर खड़ा करता हुआ नजर आएगा? डोनाल्ड ट्रंप क्या आगे करने वाले हैं? क्योंकि वो तो डोनाल्ड ट्रंप तो नहीं चाहेंगे कि उनकी किरकिरी हो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो आगे क्या हो सकता है? पुनीता जी, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि अब आगे क्या हो सकता है। क्या वर्तमान स्थिति इस समस्या का समाधान कर सकती है? अगर कर सकती होती तो कर दिया होता। अब बिल्कुल सबको साफ दिखाई दे रहा है कि कोई हिचक है। उस हिचक की वजह से अमेरिका एक्शन लेने से पीछे हट रहा है। वरना उसने अपने डिप्लॉयमेंट जो पहले किया हुआ था मिडिल ईस्ट में, ना तो उसे हटाया, एडिशनल रीइंफोर्समेंट और कर दिए, नेवल ब्लॉकेट भी लगा दिया, उसके बाद भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो ताकत के बल पर खुलवा सके। कोशिश की थी उसने, जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था, अब जिक्र आया कि हम प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस करेंगे, नहीं झुका पा रहा। ऐसे में इस स्थिति में थोड़े से फोर्स की जरूरत है, और वो फोर्स की जरूरत अमेरिका का साथ देने के लिए नहीं, वो जरूरत है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए। और वो जरूरत है, ये जो नेटो के कंट्रीज हैं, इनमें एक खास तौर पे ब्रिटेन के पास एक खास टेक्निक अवेलेबल है समुंदर में से माइंस को हटाने की, और उनके पास उस तरह के व्हीकल्स भी हैं, अमेरिका के पास भी, लेकिन एडवांस यूनाइटेड किंगडम के पास है, फ्रांस के पास भी थोड़े बहुत है, जर्मनी के पास भी है। तो अगर वो जो कंट्रीज हैं, यानी कि नेटो कंट्रीज, वो ऐसे समय में माइंस क्लियरेंस का साथ दे तो ये काम किया जा सकता है। लेकिन वो आगे नहीं आएंगी, वो मना कर रही हैं या डर रही हैं। डरपोक किस्म के तो वो लोग हैं। अदरवाइज 65 करोड़ के यूरोपियन 15 करोड़ के रशिया से ना डर रहे होते। लेकिन ऐसे में अगर कोई व्यक्ति, यानी कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा तभी तक आगे बढ़ता रहता है जब तक कोई आगे आके उसकी लगाम को ना पकड़ ले। क्या ये काम हिंदुस्तान नहीं कर सकता? अगर हिंदुस्तान डिक्लेयर करे कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में बल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा हमने पिछले साल रेड सी में भी, जब हुती ने रेड सी के अंदर जहाजों के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया था, हमने अपने 35 वॉरशिप वहां भेजे थे। तो हमारा सिर्फ ये कहना ही होगा। हमारे ये कहने से और देश जो इस समय बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए वो आ सकते हैं। कुछ ना कुछ तो एक्सपेरिमेंटेशन करना पड़ेगा, वरना तो ये स्टेलमेट ऐसे ही चलता रहेगा। हम एनालाइज करते रहेंगे, अमेरिका ने ये किया, ईरान ने ये किया। भाई रास्ता कैसे निकाले? रास्ता निकालने के लिए कुछ तो एक आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। और आउट ऑफ बॉक्स कौन सोचे? वो सोचे जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, और सबसे ज्यादा प्रभावित कौन है? हम है, यानी कि हिंदुस्तान। हमने किसी तरह से अब तक तो अपने आप को मैनेज किया थोड़ा बहुत, लेकिन अब तो सिचुएशन क्रिटिकल होने लगी है। आगे आने वाले समय में अगर वो बता रहे हैं कि साहब ये तो ईरान 4 महीने तक भी नेवल ब्लॉकेड को सहने के लिए तैयार है और उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्या हम 4 महीने तक वेट करने को तैयार है? बिल्कुल। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक दिन भी बंद नहीं रहना चाहिए। इसलिए इसके ऊपर सोचिए सर कि जिनका कोई कसूर नहीं है, जिन देशों का जिनका कोई इस जंग से लेना देना नहीं है, बेचारे वो भुगत रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था पर लगातार असर पड़ रहा है और शायद ये ईरान और अमेरिका को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन रवि सर, जरा आप ये समझाइए कि अब, क्योंकि जो आपने बताया, जो आपने एनालिसिस किया कि देखिए अब जो है अमेरिका चाहता है इस युद्ध से निकलना, और ऐसे में क्या माना जाए जो अगले दौर की बातचीत होगी जिसकी संभावना बन रही है, उसमें जो प्रतिबंध लगाए गए ईरान के ऊपर, उसमें कोई रियायत बरतता हुआ अमेरिका नजर आएगा? जी पुनीता जी, जिस प्रकार से 14 पॉइंट की बात की जा रही है, उसमें से मैं समझता हूँ 10 से 11 पॉइंट पे हो सकता है बातचीत हो जाए, और उसपे अमेरिका यही कहेगा कि बातचीत सफल होती दिख रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक ईरान से कोई अच्छा डिसीजन नहीं आता, क्योंकि ईरान नहीं मानने वाला, खामनेई को खो चुका है ईरान, और ऐसे में IRGC बहुत दबाव बना रही है वहां की सरकार पे भी, और लगातार ऐसे में जो बातचीत होगी वो अब ईरान की ही शर्तों पर हो संभव है।
अमेरिका चाहते हुए भी वहां के परमाणु कार्यक्रम को नहीं रोक सकता, उनको बैलिस्टिक मिसाइल बनाने से नहीं रोक सकता, उनका जो यूरेनियम है उसको किसी दूसरे देश में नहीं ले सकता। तो ऐसे में ये सवाल जरूर खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के ऊपर बहुत बड़ा दबाव है, और इस दबाव में क्या अमेरिका वहां पर बातचीत करेगा। और अगर कि जिस प्रकार से ईरान जब अमेरिका बातचीत की टेबल पर आता है, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप धमकी देते हुए नजर आते हैं। तो यह जो रवैया है डोनाल्ड ट्रंप का, यह कहीं ना कहीं हमें अभी तक नुकसान दे रहा है। लगातार जितनी भी बातचीत हुई है उसके लगातार बाद आपने देखा डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ ऐसा बयान जारी कर देते हैं कि कहीं ना कहीं ईरान पीछे हट जाता है, और ईरान लगातार इस बात का दबाव बना रहा है। इस्लामाबाद की जब मीटिंग होती है वो आने से पहले कई शर्तों की बात करता है कि हमारी बात वहां पे पूरा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है ईरान पर, तो इसलिए ईरान आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसे में बहुत बड़ा चैलेंज है इस मीटिंग का सफल होना। और दूसरा, अब यही सवाल है कि आखिर अगर यह सफल नहीं होती तो आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा। दूसरी बात, अगर सफल होती है तो क्या परमाणु कार्यक्रम को रोक पाएगा अमेरिका, मतलब ईरान को मनाना आसान होगा? मैं समझता हूं बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यहीं पर आकर पूरी सुई रुक जाती है, और ऐसे में यह एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है इस बातचीत पर। तो मुझे लगता है इतना आसान नहीं रहा है, आने वाला टाइम और भी खराब हो सकता है, लेकिन हमें वेट करना होगा, क्योंकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। क्योंकि अभी इस्लामाबाद, क्योंकि सबसे बड़ी बात है, एक ऐसी पृष्ठभूमि, एक ऐसा देश जो पूरी दुनिया में आतंकवाद परोसता है, ऐसी धरती पर अगर कोई मीटिंग हो भी रही है तो उसका सफल होना वैसे ही मैं समझता हूं कोई विश्वास नहीं करेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि एक तरफ अमेरिका का चैलेंज है, दूसरी तरफ ईरान का चैलेंज है, लेकिन इसके पीछे जिस प्रकार से आपने भी कहा कि पूरी दुनिया के समस्त देश इस समय पिस रहे हैं, तो यह भी एक बहुत बड़ी बात है। यूनाइटेड नेशन को संज्ञान में लेकर जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, इसकी बजाय उन्हें बीच में आना चाहिए और इस वार्ता को सफल बनाने में मुझे लगता है कोशिश करनी चाहिए। यही एक उपाय है। इसके अलावा अभी तक फिलहाल कोई ऐसा नहीं लग रहा कि इस बातचीत की सफल होने के कोई चांसेस हों। जी पुलिस जी। और क्योंकि देखिए अगर बातचीत सफल नहीं होती है कर्नल टीपी त्यागी सर, तो जरा आप समझाइए कि आगे फिर क्या आप स्थिति देख पा रहे हैं, खास करके ये माना जाए कि जंग एक बार फिर से शुरू हो सकती है, क्या प्रॉक्सी संगठन का जो वॉर है वो एक बार फिर से देखने को मिलेगा, क्या हालात बनेंगे अगर ये बातचीत सफल नहीं होगी तो? देखिए, अगर ये बातचीत सफल नहीं होगी तो जंग के ही हालात बनेंगे। पहले भी अच्छा। तो यही हुआ था, जब बातचीत सफल नहीं हुई तो हमला किया गया, हमला करने के बाद फिर बातचीत के लिए बैठना पड़ा, फिर उन्होंने अगर बातचीत सफल नहीं तो वो हमला करेंगे। हमला करने से अमेरिका डर रहा है। अगर डर रहा है तो अब ये बताइए, बाई एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, ये जो अभी प्रेजेंट सिचुएशन बनी हुई है, क्या ये कोई रिजल्ट दे सकती है जब तक इसमें कोई नई दिशा ऐड ना की जाए, नई डायमेंशन ऐड ना की जाए? या तो ईरान की तरफ से रशिया और चाइना इतना एक्शन इसमें ले कि अमेरिका को पीछे हटना पड़े, और या अमेरिका के साथ कुछ देश आए और इतना कुछ करें कि ईरान को बात माननी पड़े। और बात मानने में हमें इंटरेस्ट नहीं है उनके न्यूक्लियर पावर वो हो या ना हो, उनके जो और अच्छा अपने। सर, इसमें मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, ये जो इस वक्त ईरान का जो तेवर देखने को मिल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या आप समझ रहे हैं? क्या रूस और चीन का समर्थन मिल रहा है, एक ये वजह हो सकती है, या फिर अमेरिका इस जंग से पीछे हटना चाहता है, ये एक वजह हो सकती है? क्या मान रहे हैं आप? नहीं, इसमें यकीनन यकीनन रूस और चाइना की मदद है, और इसमें मामूली मदद नहीं है। चाइना ने उनको बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए, सॉलिड फ्यूल के लिए प्लेनेटरी मिक्सर दिए हैं, और रशिया ने उनकी मिसाइलों में MIRV टेक्निक दी है। उनके पास नहीं थी ईरान के पास कि एक ही मिसाइल से 15 टारगेट को अटैक करना। तो और फिर जो इंटेलिजेंस, वो कितना प्रिसाइजली अटैक कर रहे हैं। ईरान ने अलबत्ता मिसाइल बनाई, ड्रोन बनाए, मगर उनमें जो प्रिसीशन आया है कि यस, कुवैत के या सऊदी अरेबिया के या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक करना, फुजेरा पोर्ट के ऊपर अटैक करना, जो ये बिल्कुल पिन पॉइंटेड अटैक है, ये इंटेलिजेंस पॉइंट टू पॉइंट दिए गए हैं चाइना और रशिया के द्वारा। और उसके बाद उनकी IRGC, सबसे बड़ा पॉइंट ये, अगर आपको ध्यान हो तो पेजेस्ट्रियन ने ये कहा था कि हम माफी मांगते हैं, हमारे जो मित्र देश हैं वेस्ट मिडिल ईस्ट में, हम उनसे माफी मांगते हैं, हम उनके ऊपर अटैक नहीं करेंगे। क्या हुआ? IRGC ने तुरंत कह दिया
कि ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर है, अभी क्या गारंटी है अरागची हो वो हो या गालिबाफ हो, ये कहने लगे पॉलिटिकल लीडर्स को दो बातों के ऊपर कोई डिसीजन लेने का हक ही नहीं है। पहली विदेश नीति, दूसरा सुरक्षा नीति, इनके ऊपर केवल आईआरजीसी या सुप्रीम कमांडर ही डिसीजन ले सकते हैं। अब बताइए, अब बात कौन कर रहे? अरागची कर रहे। कल को अगर अरागची किसी बात को मान भी जाते यानी कि हैं ईरान के अंदर ही दो फाड़ की जो स्थिति देखने को मिल जी रही है, हाँ। ये भी